गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने आपके गद्य खंड के चैप्टर 1 बड़े भाई साहब का प्रीवियस वीडियो में हमने फर्स्ट पार्ट मतलब भाग 1 पढ़ लिया था। जैसा कि आपने भाग 1 में पढ़ा था कि किस तरह से बड़े भाई साहब अपने छोटे भाई को पढ़ने के लिए नसीहत देते हैं और छोटे भाई को समझाते हैं कि बाहर कम खेलना चाहिए और पढ़ाई पर विशेष ध्यान देना चाहिए। और लेखक जो छोटे भाई थे वो कौन थे? लेखक को बड़े भाई की बातों पर काफ़ी गुस्सा आता है, फिर भी वो टाइम टेबल बनाते हैं पढ़ने का, उसको फॉलो नहीं कर पाते और वापस खेलने निकल जाते हैं। वहाँ तक आप लोग समझ चुके थे। अब हम भाग 2 पढ़ेंगे। सालाना इम्तिहान हुआ। अब सालाना इम्तिहान होना मतलब परीक्षा होना। हर साल परीक्षा होती है। भाई साहब फेल हो गए, मैं पास हो गया। अब यहाँ उल्टा हो गया, क्योंकि भाई साहब जो थे, बड़े भाई साहब जो थे वो दिन रात किताबों के सामने बैठे रहते थे और छोटा भाई जो लेखक थे वो खेलते भी थे और बड़े भाई की डांट फटकार सुन के पढ़ते थे। पर अब यहाँ उल्टा क्या हुआ कि जो छोटे भाई थे वो दर्जे मतलब कक्षा में प्रथम आए और बड़े भाई साहब फेल हो गए। मेरे और उनके बीच केवल 2 साल का अंतर रह गया। दोनों भाइयों में 5 साल का अंतर था उम्र में, पर अब यहाँ पढ़ाई में कितना अंतर रह गया? सिर्फ 2 साल का। जी मैं आया, भाई साहब को आड़े हाथे लूं। अब देखो छोटा भाई क्या सोच रहा है, क्योंकि वो कक्षा में क्या आ गया? फर्स्ट आ गया। अब वो क्या सोच रहे हैं कि जब मैं कक्षा में फर्स्ट आया हूँ, प्रथम आया हूँ, तो अब बड़े भाई साहब को आड़े हाथ लेता हूँ, क्योंकि जब मैं बाहर से खेल के आता हूँ तो बड़े भाई साहब मुझे बहुत कुछ सुनाते हैं। आपकी वह घोर तपस्या कहाँ गई? मुझे देखिए, मजे से खेलता भी रहा और दर्जे में अव्वल भी हूँ। लेकिन वह इतने दुखी और उदास थे। कौन थे? बड़े भाई साहब, क्योंकि वो कक्षा में फेल हो चुके थे तो दुखी थे। तो छोटे भाई ने देखा वो बहुत दुखी हैं, इसलिए उन्होंने उनको कुछ बोलना सही नहीं समझा कि मुझे उनसे दिली हमदर्दी हुई और उनके घाव पर नमक छिड़कने का विचार ही लज्जास्पद जान पड़ा। मतलब शर्म आना चाहिए अगर किसी को दुखी होते और उस पर नमक छिड़कना। हाँ, अब मुझे अपने ऊपर कुछ अभिमान हुआ। ये एक नेचर होता है व्यक्ति का कि अब थोड़ा सा सफलता प्राप्त कर ले तो उससे अपने आप में क्या हो जाता है? अभिमान आ जाता है और आत्मसम्मान भी बढ़ा। यहाँ लेखक ये बता रहे हैं कि मेरा आत्मसम्मान भी बढ़ा, क्योंकि मैं कक्षा में क्या था? प्रथम आ चुका था। भाई साहब का वह रोब मुझ पर न रहा। अब भाई साहब क्या, जब छोटा भाई खेलने जाता तो भाई साहब इतना रुबाव नहीं डालते थे कि कब आ रहे हो, कब जा रहे हो, इतना क्यों खेल रहे हो। कहीं ना कहीं उनके रुबाव में थोड़ा सा ढीलापन आ गया। आज़ादी से खेलकूद में शरीफ होने लगा। दिल मजबूत था। अगर उन्होंने फिर मेरी फजीहत की तो साफ कह दूंगा, मतलब वापस उन्होंने मुझे कहा कि खेलने मत जाओ, तो आपने अपना खून जलाकर कौन सा तीर मार लिया। मतलब छोटे भाई सोच रहे कि अब वापस उन्होंने जब भी मुझे बाहर जाने के लिए मना किया तो मैं उनको बोल दूंगा। मैं तो खेलते कूदते दर्जे में अव्वल आ गया हूँ। जवाब से यह हेकड़ी जताने का साहस न होने पर भी, मतलब छोटा भाई के मतलब मन में, छोटे भाई के मन में क्या चल रहा था वो सब कुछ बड़े भाई समझ रहे थे, पर उनको बोल नहीं रहे थे। और छोटे भाई को थोड़ा सा अभिमान हो गया था, क्योंकि वो कक्षा में प्रथम आ गए थे। तो वो सोचते थे कि मैं कक्षा में प्रथम आ गया हूँ, खेलता भी हूँ, फिर भी कक्षा में प्रथम तो बड़े भाई साहब मुझे कुछ भी नहीं कहेंगे। पर बड़े भाई साहब सब कुछ समझ रहे थे। मेरे रंग ढंग से साफ जाहिर होता था कि बड़े भाई साहब का वह आतंक मुझ पर नहीं था। भाई साहब ने इसे भांप लिया। उनकी सहज बुद्धि बड़ी तीव्र थी और एक दिन जब मैं भोर का सारा समय, मतलब सुबह का, भोर मतलब सुबह, भोर का सारा समय गुल्ली डंडे की भेंट करके, मतलब गुल्ली डंडे खेल के ठीक भोजन के समय घर लौटा तो भाई साहब ने मानो तलवार खींच ली, मतलब वापस गुस्सा दिखा दिया और मुझ पर टूट पड़े। देखता हूँ इस साल पास हो गए हो। अब भाई साहब ने लेक्चर देना शुरू करे। इस साल पास हो गए और दर्जे में अव्वल आ गए हो तो तुम्हें दिमाग हो गया। दिमाग हो गया मतलब घमंड हो गया। मगर भाईजान, घमंड तो बड़े बड़े का नहीं रहा। तुम्हारी क्या हस्ती, मतलब तुम कौन हो गए? इतिहास में रावण का हाल तो पढ़ा ही होगा। उनके चरित्र से तुमने कौन सा उपदेश लिया? मतलब रावण का उदाहरण देकर बताते हैं कि रावण का चरित्र चेतन जो भी तुमने पढ़ा होगा इतिहास में, तो तुमने उससे क्या सीखा? या यो ही पढ़ गए? महज इम्तिहान पास कर लेना कोई चीज नहीं, असल चीज है बुद्धि का विकास। मतलब किताबें कितनी भी कितनी भी कक्षाएं पास कर लो, पर जब तक हमारी बुद्धि का विकास नहीं होता सही तरीके से, तब तक पढ़ाई का कोई महत्व नहीं रहता। इस तरह से बड़े भाई साहब वापस बोलना शुरू कर दें। जो कुछ पढ़ो उसका अभिप्राय समझो। रावण भूमंडल का स्वामी था। ऐसे राजाओं
को चक्रवर्ती कहते थे। आजकल अंग्रेजों के राज्य का विस्तार बहुत बड़ा हुआ है, पर इन्हें चक्रवर्ती नहीं कह सकते, क्योंकि अंग्रेजों ने भी 70 शासन किया पर उनको चक्रवर्ती नहीं कह सकते थे। कारण क्या था? संसार में अनेक राष्ट्र अंग्रेजों के आधिपत्य स्वीकार नहीं करते, मतलब अंग्रेजों की पराधीनता स्वीकार नहीं करते, बिल्कुल स्वाधीन है। रावण चक्रवर्ती राजा था, मतलब 70 उसका राज था। संसार के सभी महीप उसे कर देते थे, मतलब जितने भी राजा महाराजा थे वो किसको कर देते थे? रावण को। बड़े बड़े देवता उनकी गुलामी करते थे। आग और पानी के देवता भी उनके दास थे, क्योंकि रावण जो थे महान प्रखंड पंडित थे, उनको बहुत ज्ञान था, पर सिर्फ उनके अभिमान ने उनको मिटा दिया। मगर उनका अंत क्या हुआ? घमंड ने उनका नाम निशान तक मिटा दिया। सिर्फ एक अहंकार ही था जिसको रावण ने मिटा दिया। कोई उसे एक चुल्लू पानी देने वाला भी न बचा, क्योंकि रावण का पूरा वंश समाप्त हो चुका था, और सिर्फ विभीषण जो थे वो भगवान राम के भक्त हो गए थे। आदमी और जो कुकर्म चाहे करे पर अभिमान नहीं करे। अब यहाँ क्या बताया है? बड़े भाई साहब छोटे भाई को शिक्षा दे रहे हैं कि इंसान कुकर्म करे तो चल जाएगा, पर कभी भी इंसान को अभिमान नहीं करना चाहिए। इतराए नहीं, अभिमान किया और दिन दुनिया दोनों से गया, मतलब गरीब हो जाता है और दुनिया में समाप्त हो जाता है। शैतान का हाल भी पड़ा ही होगा, मतलब किसी शैतान की कहानी को बताते बोलते हैं, उसे यह अभिमान हुआ कि ईश्वर का उससे बढ़कर सच्चा भक्त कोई है ही नहीं। मतलब वो शैतान ऐसा मानता था कि मैं ही सबसे बड़ा ईश्वर का भक्त हूँ। अंत में यह हुआ कि स्वर्ग से नरक में ढकेल दिया गया। अगर वो ईश्वर का इतना ही बड़ा भक्त होता तो उसको नरक में क्यों धकेला? शाहिर ने भी एक बार अहंकार किया था, भीख मांग मांग कर मर गया। एक शायर की स्टोरी है जिसने उसने अभिमान किया तो उसकी लास्ट स्थिति ऐसी हुई कि उसको भीख मांगना पड़ा। तुमने तो अभी केवल एक दर्जा पास किया, मतलब तुमने तो केवल अभी एक कक्षा ही पास की और अभी से तुम्हारा सिर फिर गया, सिर पड़ गया मतलब घमंड आ गया। अब तो तुम आगे पढ़ चुके, यह समझ लो कि तुम अपनी मेहनत से नहीं पास हुए, अंधे के हाथ बटे लगे, मतलब तुम अंदाजन पास हो गए। कहीं खेलने में दिमाग था, कुछ था, थोड़ा बहुत कभी पढ़ लिया होगा तो अंधे के हाथ बटे लगा, मतलब अनजाने में तुम पास हो गए। मगर बटर केवल एक बार हाथ लग सकती है, मतलब ये इस तरह की सफलता कभी कभार हाथ लग जाती है, एक बार ही लगती है, बार बार नहीं लग सकती। कभी कभी गुल्ली डंडे में भी अंधा चोट निशाना पड़ जाता है, मतलब कभी कभी ऐसा होता है ना कि बहुत अच्छा निशाना लग जाता है। इससे कोई सफल खिलाड़ी नहीं हो पाता। सफल खिलाड़ी वही है जिसका कोई निशाना खाली नहीं जाए, मतलब वो परफेक्ट हो। मेरे फेल होने पर मत जाओ। अब यह भाई साहब उसको क्या करे? भाई साहब समझ तो सब रहे हैं अंदर अंदर कि मैं फेल हो गया, अब मैं उपदेश किस तरह से दूं, फिर भी अपने बड़े भाई गलत कदम ना उठा ले, इसलिए वो भाई को समझाते हैं। मेरे फेल होने पर मत जाओ, मेरे दर्जे में आओगे, मतलब मेरी कक्षा में आओगे तो दांतों पसीना आ जाएगा, मतलब तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, पसीना पसीना आ जाएगा। जब अलजबरा और ज्योमेट्री के लोहे से चने चबाने पड़ेंगे, मतलब वो सब्जेक्ट को बताते हैं कि किस तरह से ज्योमेट्री और अलजबरा नामक सब्जेक्ट जब आप पढ़ोगे तो किस तरह से लोहे के चने चबाने पड़ेंगे। और इंग्लिस्तान का इतिहास पढ़ना पड़ेगा। बादशाहों के नाम याद रखना आसान नहीं है। 8 हेनरी हो गुजरे हैं, कौन सा कांड किस हेनरी के समय में हुआ, ये इतिहास की कुछ बातें बताते हैं। क्या यह याद कर लेना आसान समझते हो? हेनरी 7वें की जगह हेनरी 8वां लिखा और सब नंबर गायब, सपाचट, मतलब गलती से भी 7वें की जगह 8वां लिखा गया तो सारे नंबर गायब हो जाएंगे। सिफर भी ना मिलेगा, सिफर भी हो किस ख्याल में? दर्जनों तो जेम्स हुए हैं, दर्जनों विलियम, कोड़ियों चार्ल्स, दिमाग चक्कर खाने लगता है, आंधी रोग हो जाता है। इस अभागों को नाम भी न जुड़ते हैं, मतलब इस तरह के नाम भी याद नहीं रहते हैं और इस तरह से हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहाँ क्या लिखना है। इस तरह से वो बड़ी क्लास के बारे में छोटे भाई को समझाते हैं। एक ही नाम के पीछे दोयम, सोनम, चहारुम, पंचुम लगाते चले गए। मुझसे पूछते तो 10 लाख नाम बता देता। इस तरह से वो बताते हैं छोटे भाई को। और ज्योमेट्री तो बस खुदा ही पना, अ ब ज की जगह अजब लिख दिया जाता है, जैसे अपन बोलते हैं ना अ ब स, मतलब तीनों कॉर्नर पे लग जाता, तो वो बड़े भाई साहब बोलते हैं कि अजब लिख दिया और सारे नंबर कट गए। कोई इन निर्दयी
मुमकिनों से नहीं पूछता कि आखिर अ ब ज और अजब में क्या फर्क है और व्यर्थ की बात के लिए क्यों छात्रों का खून करते हैं। मतलब बड़े भाई साहब बताते हैं कि इनका कोई मतलब नहीं रहता है, फिर भी बच्चों का क्यों जबरन बताया जाता है। दाल भात रोटी खाई या भात दाल रोटी खाई, इसमें क्या रखा, मगर इन परीक्षणों को क्या परवाह। परीक्षणों मतलब जो परीक्षक होते हैं उनके बारे में बताया गया है। वह तो वही देखते हैं जो पुस्तक में लिखा हो। चाहते हैं लड़के अक्षर अक्षर रट डाले और इसी रटन का नाम शिक्षा रख छोड़ा है। और आखिर इन बेसिर पैर की बातों के पढ़ने से क्या फायदा, मतलब क्या फायदा, ऐसा वो उनको बताते हैं और बात करते जाते हैं। और लेखक भी उनकी बातों को इस तरह समझ रहे हैं। इस रेखा पर वह लम्ब गिरा दो तो आधार लम्ब से दुगना होगा। पूछिए इससे प्रयोजन दुगना नहीं चौगुना हो जाए या आधा ही रह जाए, मेरी बला से। लेकिन परीक्षा में पास होना तो यह सब खुराफात याद करनी पड़ेगी। मतलब पढ़ाई के बारे में बता रहा है कि बड़ी कक्षा में आओगे तो आपको कैसे पढ़ना पड़ेगा। अभी तो तुमने सिर्फ छोटी कक्षा प्रथम श्रेणी में पास कर ली, कह दिया। अब यहाँ वो एक निबंध के बारे में बताया कि किस तरह से बोल देते हैं कि कह दिया समय की पाबंदी, मतलब समय की पाबंदी पर एक निबंध लिखना है। पर एक निबंध लिखो जो 4 पन्नों से कम न हो। अब आप कापी सामने खोले, कलम हाथ में लिए, उसके नाम को रोइए। किसके नाम को? समय की पाबंदी। अब ये समझ में आ रहा है कि समय की पाबंदी मतलब समय का सदुपयोग करना चाहिए, किस तरह समय का बचाना चाहिए, किस तरह उन्नति का मार्ग है समय की पाबंदी जानते समय, पर उस पर 4 पन्ने भरना बहुत बड़ी बात है। और इसलिए वो क्या बोल रहे हैं, उनके नाम को रोइए। कौन नहीं जानता कि समय की पाबंदी बहुत अच्छी बात है। इससे आदमी के जीवन में संयम आ जाता है, दूसरों का उस पर स्नेह होने लगता है और उससे कारोबार में उन्नति होती है। लेकिन इस जरा सी बात पर 4 पन्ने कैसे लिखें? जो बात एक वाक्य में कही जाए या कही जा सकती है उसे 4 पन्नों में लिखने की जरूरत है। मैं तो इसे हिमाकत कहता हूँ। यह तो समय की किफायत नहीं बल्कि उसका दुरुपयोग है। अब वो मतलब वो जो समय जिसमें 4 पन्ने लिखे हैं उस समय को बचाने के लिए बता रहा है कि समय को समझ में आ रहा है पर मैं क्यों समय वेस्ट करूं। तो 4 पन्ने लिखकर कि व्यर्थ में किसी बात को ठूस दिया जाए। हम चाहते हैं कि आदमी को जो कुछ कहना हो चटपट कह दे और अपनी राह ले, मगर नहीं, आपको 4 पन्ने रंगने पड़ेंगे, चाहे जैसे लिखिए। और पन्ने भी पूरे फुल स्केप आकार के, मतलब ऐसा नहीं कि छोटे पन्ने हो। ये छात्रों पर अत्याचार नहीं तो और क्या है। अनर्थ तो यह है कि कहा जाता है संक्षेप में लिखो। समय की पाबंदी पर संक्षेप में एक निबंध लिखो। सिर्फ संक्षेप में कहा जाता है पर लिखने तो वही 4 पन्ने हैं जो 4 पन्नों से कम न हो। ठीक, संक्षेप में तो 4 पन्ने हुए, नहीं शायद 100-200 पन्ने लिखवाते। मतलब अगर बड़ा लिखने के थे तो क्या करते, 100-200 पन्ने लिखवाते। तेज भी दौड़िए और धीरे धीरे भी, ये कौन सा काम उल्टी बात है। यह नहीं, बालक भी इतनी सी बात समझ सकता है, लेकिन इन अध्यापकों को इतनी तमीज भी नहीं। उस पर दावा है कि हम अध्यापक हैं, मतलब अध्यापक फोड़ डालते ना, इसको इतने पेज में लिखो, इतने पेज में लिखो, इस तरह से वो बताते हैं। मेरे दर्जे में आओगे लाला, लाला किसको बोल रहे हैं, छोटे भाई को, तो ये सारे पापड़ बेलने पड़ेंगे और तब आटे दाल का भाव मालूम हो जाएगा। मतलब पढ़ाई की असली कीमत तब पता चल जाएगी। आटे दाल का भाव मालूम होना मतलब असली वास्तविकता को जान लेना। इस दर्जे में अव्वल आ गए हो तो जमीन पर पाँव नहीं रखते, इसलिए मेरा कहना मानिए। लाख फेल हो गया हूँ लेकिन तुमसे बड़ा हूँ। संसार का मुझे तुमसे कहीं ज़्यादा अनुभव है और जो कुछ कहता हूँ उसे गिरह बांधी नहीं पछताएगा। मतलब जो मैं कह रहा हूँ उसको अच्छे से समझ लो और सुन लो, नहीं तो तुम्हें आगे पछताना पड़ेगा। और अगर मेरी बात सुन लोगे तो आगे तुम कभी भी नहीं पछताओगे।